हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो इस चैप्टर 8 का आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट 1 में डीपीएसपी के बारे में डिटेल में समझा था। यहाँ पे डीपीएसपी क्या है, यहाँ पे आर्टिकल जो है 36 से लेके यहाँ पे 51 तक यहाँ पे मेंशन है डीपीएसपी के बारे में। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में आर्टिकल जो है यहाँ पे, इसमें जो भी आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे ये हम लोगों ने पार्ट 1 में समझा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने बेसिकली जो गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स को समझा था। यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स ओवरलैप होते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 3 जो है यहाँ पे डीपीएसपी के जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। यहाँ पे उसके जो रोल्स के बारे में डिस्कस किया था, इंपोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो डीपीएसपी को हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। तो पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी के 7 चैप्टर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। तो 8वां चैप्टर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आज हम जो है पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स है यहाँ पे, हर चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आपको दूसरे किसी सोर्सेस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे ये यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के जितनी भी वीडियोस डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डीपीएसपी यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आजकल जनरली फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपकी एनालिसिस देखी जाती है, यानी कि पर्टिकुलर उस टॉपिक में आपकी यहाँ पे कमांड कितनी है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं जानोगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो बुक होती है, बुक में हम लोगों ने यहाँ पे जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गई, गांधीयन प्रिंसिपल हो गई, यहाँ पे लिबरल प्रिंसिपल हो गई, डीपीएसपी के जितने आर्टिकल्स है यहाँ पे जो है 36 से लेके 51 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इसमें डीपीएसपी खत्म हो गई। हाँ, डीपीएसपी खत्म तो हो गई, लेकिन इसकी एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपको ऑनलाइन ऐसे कोर्सेस मिल जाएंगे जहां पे इन आर्टिकल के बारे में ऊपर ऊपर से बोल के रख दिया, और लेकिन एनालिसिस के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, एनालिसिस के बारे में ही आपको पूछे जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको जो है प्रश्न किए जाएंगे। तो देखा जाएगा कि आपकी यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है और आपने लक्ष्मीकांत की बुक को कितनी रेस्पेक्ट दिया है। तो छोटी से छोटी बात को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के हिसाब से हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने जो पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको एक बार कवर कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए और आप इस पार्ट को एंजॉय कर पाओगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और डीपीएसपी जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है।
फंडामेंटल राइट में ये बोला गया है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट में ये जो है जस्टिसेबल है, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी फंडामेंटल राइट जो है अगर भंग हो रही है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है जस्टिसेबल नेचर की नहीं होती है। यानी कि आपको अगर यहाँ पे डीपीएसपी अगर यहाँ वायलेट हो रही है तो ये आप जो है जस्टिसेबल नहीं होती है, यहाँ पे आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अलग अलग टाइम पे यहां पे कुछ क्लैशेस हुई थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई थी। तो इसके जरिए हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में सुपीरियर कौन है, यानी कौन सबसे यहां पे ज्यादा भारी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहला केस जो है चंपकम दुरायरजन केस 1952। तो बात क्या हुई थी कि इनको यहां पे मद्रास के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली थी, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला। तब उन्होंने यहां पे क्या हवाला दिया कि आर्टिकल 46 में जो लिखा है कि एससी एसटी को यहां पे जो है स्पेशल यहां पे मेंशन किया गया है कि उन लोग के भलाई के लिए यहां पे काम करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए यहां पे। तो क्या हुआ था कि उन्होंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस लेके चले गए। तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि आर्टिकल 15 में जो बोला है फंडामेंटल राइट्स में कि ऑन द बेसिस ऑफ यहां पे कास्ट, रिलीजन, यहां पे रेस हो गई, यहां पे ऐसे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये 46 तो यहां पे बोला गया है आर्टिकल 46 में कि किसी किसी सिचुएशन में यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पे, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो है प्रोविजन दिया गया है, एससी हो गए, एसटी हो गए, वीकर सेक्शंस को यहां पे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो है अलग अलग राइट्स मिलेंगे। तो लेकिन ये डीपीएसपी के हिसाब से है, ये जो है जस्टिसेबल नेचर की नहीं है। तो ये जो है उनकी केस को यहां पे खारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये सैक्रोसेंट है। ऐसा अगर सिचुएशन आ पड़े यहां पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस है तो हमेशा फंडामेंटल राइट जो ऊपर रहेगी, यानी कि सैक्रोसेंट, इसको कोई चेंज नहीं कर सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एज ए फंडामेंटल राइट की सब्सिडियरी के हिसाब से यहां बनी रहेगी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमेशा फंडामेंटल राइट्स के यहां पे जो है बाद में रहेगी, उसकी जो इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट के नीचे होगी। तो फंडामेंटल राइट्स को यहां पे सुपीरियर घोषित कर दिया गया था ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ये पहला केस जो है चंपकम दोरायरजन केस 1952। नेक्स्ट, इसको एक सीरीज में आप देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट जो केस हो गया यहां पे लगभग इंडिपेंडेंस के 20 साल के बाद 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रीच डाइल्यूटेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है, कोई भी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये जब मेंशन, ये वर्ड जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो क्या हो गया उस टाइम में जो पार्लियामेंट थे वहां पे उन लोग में हलचल पहुंच गई। तो यहां पे उन लोगों ने सोचा कि अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे तो कुछ फैसले दे दिए हैं, हम लोग को भी रिएक्ट करना चाहिए। तो 1971 में पार्लियामेंट में क्या करके लेके आए, क्योंकि वहां पे उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यसभा हो यहाँ पे लोकसभा हो, यहाँ पे उन लोग की ज्यादा जो है मेजोरिटी थी, तो कुछ भी अगर रूल बनाना चाहते थे तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी बन जाता था। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोल दिया गया यहाँ पे कि पार्लियामेंट ने यहाँ पे मेंशन किया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये फंडामेंटल राइट्स को एब्रीच कर सकते हैं या भी उठा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। अभी देखिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट और यहां पे पार्लियामेंट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि यहां पे देखिए कि फंडामेंटल राइट्स को जो है आप उठा नहीं सकते, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि हम लोग अमेंडमेंट करके उठा सकते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक स्टेप और ऊपर चली गई, तो 1971 में जो 25th अमेंडमेंट एक्ट है यहां पे जो है आर्टिकल 31C को लेके आए, और 31C को जो है यहां पे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिए गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके जो है 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, तो आर्टिकल 31C इसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। अभी आर्टिकल 31C क्या बोलता है कि डीपीएसपी में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 39B और 39C, तो आर्टिकल 39B यहां पे क्या बोल रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी है उनमें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और आर्टिकल 30C यहां पे बोलते हैं कि वेल्थ जो है यहां पे प्रोडक्शन जो हो इक्वली यहां पे जो है हर जो कम्युनिटी के बीच में इक्वली होनी चाहिए यहां पे, तो इक्वलिटी को यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो इन दोनों आर्टिकल को बचाने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14
तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 में बोला गया है। आर्टिकल 19 में जो है राइट टू फ्रीडम के जो 6 क्लॉजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल 19, और आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट में यह बोला है कि डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C इसको बचाने के लिए अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इन लोग को भी अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो ये पहला बात यहां पे जो है 25th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है। तो पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन बोला गया है कि अगर ऐसे सिचुएशन में कि 39B और 39C जो है आर्टिकल, इनको बचाने के लिए अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 को अगर कुर्बानी देनी भी पड़ेगी तो इसको जो है कानून के सामने जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जस्टिसेबल नेचर की नहीं है। तो इसके बदले में पार्लियामेंट में ये कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग सुपीरियर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पे नीचा दिखाने के लिए पार्लियामेंट ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए थे यहां पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट ने डेफिनेटली यहां पे वेट किया होगा कि भाई 1971 में हम लोगों ने तो बोल दिया, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रिप्लाई आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई आया केशवानंदा भारती केस 1973 के हिसाब से। तो डेफिनेटली केशवानंदा भारती केस के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा यहां पे। तो यहां पे केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी पार्ट अमेंड तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यहां पे बोला गया है कि यहां पे जो सेकंड क्लॉज है आर्टिकल 31C, जो बोला गया है कि 39B और 39C को बचाने के लिए अगर यहां पे आर्टिकल 14, 19 या फिर 31 की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो ये एक्ट तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरा प्रोविजन आप लोगों ने बोला कि ये जस्टिसेबल नेचर का नहीं है, अगर ऐसा किसी काम अगर हम लोगों ने कर दिया तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड प्रोविजन को कंप्लीटली खारिज कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया, यानी कि सेकंड प्रोविजन जो है ये हटा दिया गया, यानी कि जो है जुडिशियल रिव्यू जो है पार्लियामेंट कहीं पे भी यहां पे उठा नहीं सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू होनी ही पड़ेगी किसी भी सिचुएशन में, नहीं तो कोई भी कुछ भी कानून बना के यहां पे कुछ भी कर देगा यहां पे। तो जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो प्रोविजन है आर्टिकल 37C उसको तो बरकरार रखा, लेकिन सेकंड प्रोविजन को हटा दिया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया कि हम पार्लियामेंट से जो है हम सुपीरियर है। तो पार्लियामेंट को लग गई यहां पे झटका। पार्लियामेंट अभी क्या करेगी? डेफिनेटली उन लोगों ने भी कुछ सोचा होगा। अभी उन लोगों ने क्या किया, यहां पे जो है 1976 में 47 अमेंडमेंट एक्ट, 42nd जो है अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने यहां पे पढ़ा होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डीपीएसपी के लगभग 4 जो आर्टिकल्स जो है डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिए गए थे। तो देखा यहां पे जो है 31C में 2 प्रोविजन थे, 2 प्रोविजन में से एक प्रोविजन तो नल एंड वॉइड कर दिया। अभी यहां पे पार्लियामेंट में यहां पे समझा कि भाई 31C में हम लोगों ने जो है आर्टिकल 39B और 39C इसको हम लोगों ने इंपोर्टेंस दिया था, तो स्कोप हम लोग का लिमिटेड हो गई। अभी क्या किया, इस स्कोप को ही बढ़ा दिया गया, यानी कि कोई भी डीपीएसपी के आर्टिकल को बचाने के लिए हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को यहां पे जो है कुर्बानी दे सकते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 अगर यहां पे इनवैलिड भी करार दिया गया किसी भी डीपीएसपी के आर्टिकल में, यानी कि डीपीएसपी में जितनी भी आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक कोई भी डीपीएसपी के आर्टिकल को बचाने के लिए यहां पे हम लोग आर्टिकल जो है 14, 19 और 13 की कुर्बानी दे सकते हैं। तो यहां पे पार्लियामेंट इसी मामले में लगी हुई है कि डीपीएसपी जो है ये ऊपर है और फंडामेंटल राइट्स ये नीचे है। तो कई एंगल से उन्होंने कोशिश कर ली कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जो भी वर्डिक्ट दिया उस वर्डिक्ट को यहां पे उन लोगों ने माना तो है, लेकिन उन लोग को है नीचा दिखाने के लिए फिर से अलग अमेंडमेंट लेके आई। तो यहां पे जो है कई तरीके से कोशिश की गई। तो फाइनल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिखाया कि भाई मास्टर कौन है। तो यहां पे देखेंगे कि जो मिनर्वा मिल केस है 1980, 4 साल टाइम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट को लगने लगा कि ओके हम लोग मास्टर है यहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने
फाइनल यहां पे खेला कि जो एक्सटेंशन ऑफ डीपीएसपी है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी या वॉइड होगी, यानी कि सिर्फ 39C, 39B और 39C जो है, जो आर्टिकल 31C में मेंशन किया गया है इसके फर्स्ट क्लॉज में, इसी जो आर्टिकल को यहां पे बचाने के लिए आप लोग जो है आर्टिकल 14, 19 या फिर 31 को जो है ऐसे सिचुएशन में इन लोग से जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा। बाकी किसी भी डीपीएसपी के आर्टिकल जो है यहां पे फंडामेंटल राइट से हमेशा नीचे ही रहेगी। ये पहली बात बोल दिया यहां पे। सो आर्टिकल 31C के जो पहले प्रोविजन, अभी तो एक ही प्रोविजन रह गया था क्योंकि सेकंड प्रोविजन को तो नल एंड वॉइड कर ही दिया, सिर्फ आर्टिकल 31C में जो मेंशन किया गया कि 39B और 39C को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है यहां पे जो है आर्टिकल 14, 19 और 31 से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और उससे ठीक पहले जो है यहां पे आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि आपके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी है और सरकार अगर उसको लेना चाहती है, मान लीजिए कि आपके यहां पे कुछ लैंड है, फार्म लैंड है, और गवर्नमेंट वहां पे जो है रास्ता बनाना चाहते हैं, तो यहां पे जो है आप लोग ऐसे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको नहीं ले सकती है। ऐसा ऐसा आप नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट इसको ले सकती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया था। आर्टिकल जो 31 जो है प्रॉपर्टी के लिए राइट दी जाती थी 1978 में, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा आदमी आके बोल दिया भाई राइट टू प्रॉपर्टी तो यहां पे जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब से ये मेरी हो गई। नहीं, ऐसे सिचुएशन नहीं होगा। कोई भी अगर आपके पड़ोसी आके आपकी प्रॉपर्टी में यहां पे अगर दखल अंदाजी करेंगे तो आप उसका लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पे ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो यहां पे बोला गया है कि जो है फंडामेंटल राइट ये सुपीरियर है और उसके नीचे जो है डीपीएसपी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। अभी कैसे सिचुएशन में, जो आर्टिकल 31C जो है, आर्टिकल 31C को यहां पे जो है इसके अंदर जो भी मेंशन किया गया है, यानी कि 39B और 39C, तो समाज की इन सिचुएशन को ऐसे इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पे जो है आर्टिकल 14, 19 और 31 तो अभी नहीं रही, तो इन दोनों आर्टिकल से जो है इन दोनों आर्टिकल को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सिर्फ यही इसका समरी है। तो ऐसे चीज जो है आपको एनालिसिस करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर यहां पे जो भी केसेस है, केसेस को नाम को यहां पर मेंशन कर दे, उसमें क्या क्या वर्डिक्ट आया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसको अगर यहां पे मेंशन कर दिया तो आपको यहां पे एक मार्क्स भी कोई एग्जामिनर नहीं काट सकते हैं, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये जो है स्टूडेंट यहां पे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर है। तो इसी को यहां पे डिस्कस करने के लिए ये पार्ट मैंने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कभी भी आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लिए, यहां पे डीपीएसपी से रिलेटेड एक ना एक तो क्वेश्चन बनता ही, आपको यहां पे एनालिटिकल एबिलिटी आपको टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को कभी भी छोड़िएगा मत। हमारी जनरली एक साइकोलॉजी होती है कि फैक्चुअल चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि फैक्चुअल चीजें ही बहुत होती है। तो क्या होता है कि उसके बाद हम लोगों ने समझ लिया कि भाई हम लोगों ने पढ़ लिया ये चैप्टर खत्म, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटी की बुक बहुत बड़ी बुक है, हम लोग को कवर करना है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है हम लोग छोड़ देते हैं, फैक्चुअल चीजों को पीछे भागते, लेकिन क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एनालिटिकल, फैक्चुअल जो है फैक्चुअल वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे सब जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में एक एक लाइन जो लिखी गई है, यहाँ पे सब लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट दीजिए, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, ये आपको जो है एग्जाम में रेस्पेक्ट देगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो और एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, थोड़ी सी आपको आइडिया होनी चाहिए यहाँ पे। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस का पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है निगेटिव है, कि स्टेट को यहाँ पे प्रोहिबिट करती है किस चीज को करने के लिए, यानी कि जो है इनइक्वलिटी जो है यहाँ पे जो है इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे जो है इक्वलिटी को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किया गया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यहाँ पे जो है इसको पॉजिटिवली बोला गया है यहाँ पे। तो पॉजिटिवली यहाँ पे स्टेट को ये बताया गया है कि कौन से गाइडलाइंस दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं,
बताने के लिए कि कैसा होनी चाहिए यहाँ पे। एक और आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिफरेंस बोल सकते हैं कि ये जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल नेचर का है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल नेचर का है। हजारों बार ये कह चुका हूं मैं। 37 के जो आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 37 में, कि यानी कि डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसेबल नेचर का है यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट्स में जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है एस्टेब्लिश करने की बात होती है, और जो है डीपीएसपी में यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सोसाइटी में हर कोई यहाँ पे इक्वल हो, कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर बहुत ज्यादा गरीब ना हो यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सबको यहाँ पे जो भी सिटीजन रहता है सबके बैंक बैलेंस सेम हो यहाँ पे, ऐसा नहीं। जो भी अपने काबिलियत से ऊपर आएगा उसको यहाँ पे रेस्पेक्ट दिए जाएंगे, लेकिन सरकार यहाँ पे यही देखेगी कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी अमीर लोग हैं यहाँ पे टैक्सेस उनको ज्यादा देना पड़ेगा, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, ऐसे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ पॉइंट जो है लीगल सैंक्शंस जो है यहाँ पे जो है लगभग सेम ही है, जस्टिसेबल नेचर का है। यहाँ पे लीगल सैंक्शन जो है यहाँ पे लग सकती है, लेकिन डीपीएसपी में जो है लीगल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन दोनों हो सकती है यहाँ पे। देन ऑलरेडी सैंक्शंस के बारे में हम लोगों ने मेंशन किया था पार्ट 3 में, तो आप लोग अगर उसको देख लेंगे तो सैंक्शंस के बारे में यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स क्या करती है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की वेलफेयर को यहाँ पे देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, अलग अलग यहाँ पे जो इंडिविजुअल हो ग्रुप हो गई यहाँ पे उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में यहाँ पे देखा जाता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी यहाँ पे जो है इक्वल यहाँ पे होनी चाहिए, इक्वल यहाँ पे आगे बढ़नी चाहिए यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लेजिस्लेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं, कि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। किसी ने अगर उसको प्रैक्टिस किया तो उसको उसके हिसाब से पनिश किया जाएगा। तो ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। जो अगर हम लोग राइट टू वर्क जो है यहाँ पे जो छोटे बच्चों को यहाँ पे जो है अंडर 14 से नीचे बच्चों को यहाँ पे जो है जोखिम भरा काम पे नहीं लगा सकते, अंडर 18 से, जो ऐसी जो है यहाँ पे रूल बना दिया गया है, किसी ने अगर इसको वायलेट किया तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है डीपीएसपी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। लेजिस्लेशन की जरूरत क्या पड़ती है, सपोज मान लीजिए कि जो मनरेगा एक्ट है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लाई थी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने उसको ऐसे ही नहीं बोल दिया, एक एक्ट के जरिए बोला गया। यानी कि कोई भी जगह पे किसी भी यहाँ पे जो है लोगों को अगर यहाँ पे उनको काम नहीं मिला तो 100 दिन का मजदूरी की जो टोटल वैल्यू है उस स्टेट में, जो स्टेट में वो लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से उनको मिलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बोला है एक एक्ट के थ्रू बोला है यहाँ पे, यानी कि किसी मजदूर को अगर मान लीजिए कि वो उड़ीसा से है और उसको जो है ये एक्ट के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पे कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है एक रूल बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक रूल बना के जो है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे 7 पॉइंट बोला गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को जो है यहाँ पे जो है अगर जो है उसको वायलेट करने की कोशिश की गई तो उसको जो है कोई ऐसा रूल बना दिया गया जिससे फंडामेंटल राइट जो है ये अगर वायलेट हो सकती है तो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे रूल को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड बोल सकते हैं। किसी भी रूल यहां पे बना दिया गया अगर फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करता है यहां पे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे जो है डीपीएसपी में अगर कोई रूल बना दिया गया लेकिन वहां पे डीपीएसपी जो है ये वायलेट हो रही है तो कोर्ट उसको जो है इनवैलिड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें एक चीज रखा गया है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू यहां पे क्या बोलती है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने यहां पे समझा है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, लेकिन यहां पे कोर्ट भी यहां पे देखेगी कि मान लीजिए कि एक ऐसा क्लैश हो गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, तो यहां पे जो है डीपीएसपी को अगर लागू कर दिया गया बहुत सारे लोगों को यहां पे जो है फायदा होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी को यहां पे सुपीरियर रखा गया तो लोगों को यहां पे कुछ हानि नहीं होने वाली है, जैसा है वैसा चल रहा है। लेकिन अगर यहां पे ये डीपीएसपी का रूल को यहां पे जो है अप्लाई करने दिया तो यहां पे जो है लोगों की भलाई होगी। तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट यहां पे डीपीएसपी के फेवर में यहां पे फैसला सुना सकती है। तो ऐसे जो है मेंशन यहां पे किया गया है। तो मेन यहां पे डीपीएसपी के जो है यहां पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के डिफरेंसेस को हम लोगों ने समझा यहां पे। तो देखिए मैं यहां पे मेनली कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बारे में यहां पे ज्यादा फोकस करता हूं। जितना मर्जी आप लोगों ने यहां पे जो है
रिवाइज कर लिया, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट्स आपकी जब तक क्लियर नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किताब को ऐसे जो है आगे बढ़ के यहाँ पे पेज को पलट के आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे क्लियर नहीं होगी, आपको यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आप तैयार नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, अब तो ये 6th एडिशन आ चुकी है पॉलिटी का, यहाँ पे आप बाइबल बोल सकते हैं इसको। इंडियन पॉलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप जो है इंडियन पॉलिटी के जो ये बुक खरीद सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अरिहंत की मैकबुक को आप कई मामलों में जो है इसको रेफर कर सकते हैं। गवर्नेंस के बारे में भी काफी कुछ चीजें मेंशन किया गया, स्पेशली यहाँ पे जो है रिविजनल पर्पसेस के लिए बहुत ही अच्छी है। लगभग 150 से 200 पेजेस की ये बुक है, रिविजनल पर्पसेस के लिए बहुत अच्छी है। और मेंस के कुछ कुछ केसेस में आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये रेफर करना पड़ सकता है किसी किसी चीज में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो डी बासु के ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आप ये बुक पढ़ सकते हैं। तो जितना मर्जी आप लोग को यहाँ पे अच्छे से अच्छा बुक्स मिल जाए, यहाँ पे अच्छे से अच्छा यहाँ पे नोट्स मिल जाए, मटेरियल मिल जाए, लेकिन जो सप्लीमेंट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है यहाँ पे उसकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बार बार बोलता हूं कि स्टैंडर्ड बुक्स को हमेशा फॉलो कीजिए, अपने साथ में रखिए, इसको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगी और टाइम की भी बचत होगी। और नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 5 में हम लोग इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि डीपीएसपी जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, तो कहां कहां किया गया है, तो उसका एक आइडिया भी लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।